मेरा नाम संगीता है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं मेरठ के एक छोटे से गांव में पली बड़ी, लेकिन मेरे सपने और सोच हमेशा बड़ी रही। मैं बचपन से ही सुंदर और समझदार मानी जाती थी। गांव में मेरे पिताजी एक बेहद सफल और सम्मानित बिजनेसमैन थे। उनकी कई फैक्ट्रियां थीं, जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। चूंकि मैं अकेली औलाद थी, मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश उनके लिए हुक्म जैसी होती थी। मैं अक्सर उनके साथ फैक्ट्रियों में जाया करती थी। उनके साथ वक्त बिताना मुझे बेहद पसंद था। समय के साथ मेरी उम्र और मेरी खूबसूरती दोनों ही निखरती गईं। गांव के हर कोने में मेरा नाम लिया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे पिताजी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि मेरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े जो भरोसेमंद हो, उनके करीब हो और सबसे जरूरी बात मेरे पास हो। जब शहर से मेरे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया, तो पिताजी ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो मुझे दूर नहीं भेज सकते। वो चाहते थे कि मैं गांव में ही रहूं, उनके नजदीक, ताकि वो हर दिन मेरी खबर ले सके, मुझसे मिल सके। और फिर एक दिन उनकी नज़र अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के पर पड़ी। सौरभ कोई आम लड़का नहीं था। वो पिताजी का बेहद वफादार, मेहनती और ईमानदार कर्मचारी था। पिताजी को उसमें वही सादगी और भरोसा नजर आया जो वह मेरे जीवन साथी में देखना चाहते थे। सौरभ उनकी हर बात मानता और पिताजी की हर उम्मीद पर खरा उतरता। सौरभ मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता था और एक मेहनती आत्मनिर्भर युवक था। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि उनका सब कुछ आखिरकार मेरा ही होगा, तो लड़के की दौलत माल देखने की जरूरत क्या है। उनके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि लड़का सच्चा, वफादार और उनके भरोसे के लायक हो, और सौरभ में ये सब खूबियां थीं। जब पिताजी ने सौरभ से मेरे रिश्ते की बात की, तो उसने बिना किसी झिझक के फौरन हामी भर दी। उसने तो मुझे देखने की भी औपचारिकता नहीं निभाई। शायद उसे मुझ पर इतना भरोसा था, या फिर वो पिताजी के फैसले को ही आखिरी मानता था। उसने अपनी मां को रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर भेज दिया। उस दिन जब सौरभ की मां मुझे देखने आई, उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखा और तुरंत ही अपनी सोने की अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहना दी। मुस्कुराकर बोली, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा, हमारी प्यारी बहू को जल्द ही हमारे घर ले आइए। उनके उस प्यार भरे अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया। पिताजी और सौरभ की मां ने मिलकर अगले ही दिन शादी की तारीख तय कर दी। अगले 15 दिनों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। घर में चहल पहल, रिश्तेदारों का आना जाना, मिठाइयों की खुशबू और रंग बिरंगे कपड़ों की रौनक, सब कुछ मेरे सपनों से भी खूबसूरत लग रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, बेताबी हर दिन बढ़ती जा रही थी। बचपन से जिस शादी की कल्पना मैं करती आई थी, वो पल अब बस कुछ दिनों की दूरी पर था। दिल था कि काबू में ही नहीं आ रहा था, हर चीज किसी जादू जैसी लग रही थी। सौरभ की खूबसूरती की चर्चा मैं पहले ही कई बार सुन चुकी थी। हमारी शादी में आए हर मेहमान की जुबान पर एक ही बात थी कि हम दोनों की जोड़ी मानो ऊपर से बनाई गई हो। हर किसी की नजरें हम पर ही टिकी थी, मानो हम कोई कहानी के राजकुमार राजकुमारी हों। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दुनिया की यही नजरें किसी की खुशियों पर ग्रहण बन जाती हैं, और शायद हमारी जोड़ी भी उस बुरी नजर से नहीं बच सकी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी पूरे खानदान में मिसाल बन गई थी। हर गली, हर घर में बस मेरी ही शादी के चर्चे थे। पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। हुस्न, दौलत, प्यार, जो भी एक लड़की सपना देखती है, मेरे पास सब था। पर काश मुझे इस बात का अंदाजा होता कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है एक सच्चा हमसफर, जो उसे पूरी उम्र अपना बना कर रखे। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी झोली में पूरी नहीं उतरने वाली थी। ये मुझे तब पता चला जब शादी के बाद पहली बार सौरभ मेरे पास आया। कमरे में वो पहला पल, जिसका सपना हर लड़की देखती है, वो वैसा नहीं था जैसा मैंने चाहा था। सौरभ ने बात की, मुझसे प्रेम से पेश आया, मेरी तारीफ भी की, पर उसमें वो जज्बात, वो चाहत, वो गर्मजोशी नहीं थी जिसका मैं तहे दिल से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अपनापन था, लेकिन उनमें वो दीवानगी नहीं थी जिसकी मैं कल्पना करती आई थी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, और मैं सचमुच खुद को बहुत खुशनसीब मान रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरी सासू माँ मुझे बेटी की तरह मानती थी, हर छोटी बड़ी बात में मेरा ख्याल रखती। मेरा देवर तो हर वक्त मेरे आसपास मंडराता रहता, भाभी भाभी करता नहीं थकता था। उस घर में मुझे अपनापन महसूस होने लगा था। सौरभ पहले से ही मेरे पिता के साथ फैक्ट्री में काम करता था।
उसके व्यवहार, मेहनत और ईमानदारी ने पिताजी का दिल जीत लिया था और उन्होंने ही पहल करके हमारा रिश्ता तय कर दिया था। सौरभ का आकर्षक व्यक्तित्व और शालीनता मुझे भी काफी पसंद आई थी। इस रिश्ते से मुझे कोई ऐतराज नहीं था। और फिर धूमधाम से हमारी शादी हो गई। पिताजी ने शादी में न सिर्फ दिल खोलकर खर्च किया बल्कि सौरभ को दहेज में 50 लाख रुपए भी दिए। ये दिसंबर का महीना था। सर्दियों की ठिठुरन में हमारे प्यार की गर्माहट घुल रही थी। शादी के चंद ही दिन बीते थे कि सौरभ ने हनीमून के लिए हिमाचल की बर्फबारी दिखाने का प्लान बना लिया। हमें एक दूसरे को समझने का पूरा मौका भी नहीं मिला था। अभी तो रिश्ता सिर्फ कुछ रस्मों और शब्दों तक ही सीमित था। सौरभ एक बेहद शांत स्वभाव का इंसान था, इतना खामोश कि कई बार उसकी मौजूदगी का एहसास भी मुश्किल से होता। वहीं उसका छोटा भाई, मेरा देवर, बिल्कुल उलट था, हंसमुख, बातूनी, हर माहौल को हल्का बना देने वाला। दोनों भाइयों की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क था। शादी के बाद जब हम हनीमून पर निकले, सौरभ पूरे रास्ते चुप ही रहा। मैं बाहर की खूबसूरती में खोई हुई थी, सोच रही थी कि वक्त के साथ ये खामोशी पिघलेगी और हमारे रिश्ते में भी गर्मजोशी आ जाएगी। लेकिन किस्मत ने जैसे कुछ और ही सोच रखा था। हिमाचल की वादियों में पहुंचकर पहले दिन तो सफर की थकान में ही निकल गया। अगले दिन सौरभ ने कहा कि वो मुझे पहाड़ों की ऊंचाइयों से बर्फबारी दिखाना चाहता है। मैं भी उत्साहित थी, सोच रही थी कि शायद इसी बहाने हम और करीब आएंगे। लेकिन जो हुआ वो मेरी कल्पना से परे था। एक बेहद ऊंची और सुनसान पहाड़ी चोटी पर पहुंचकर सौरभ ने मेरा हाथ थामा। ठंड से मेरा शरीर कांप रहा था और मैं उसके सहारे को अपनापन समझ रही थी। मगर अगले ही पल उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा और मुझे किनारे की तरफ धकेलने की कोशिश की। मैं डर के मारे चीख भी नहीं पाई। फिर उसी तेजी से उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये सब अचानक और अजीब था, लेकिन ये हरकत एक बार की नहीं थी। वो बार बार ऐसा कर रहा था, जैसे खेल रहा हो या शायद कुछ और। एक पल तो ऐसा आया जब मेरा पैर सच में फिसल गया और मैं लगभग नीचे गिर ही पड़ी थी। अगर किस्मत ने उस पल मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं आज ये सब कहने के लिए होती ही नहीं। सौरभ की उस हरकत के बाद मेरे अंदर गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने खुद को रोक नहीं पाए और साफ शब्दों में उससे कह दिया, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इनकार कर देते। मुझे इस तरह जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल पर सौरभ बस हंस पड़ा, एक ठंडी अजीब सी हंसी। उसने सारी बात को मजाक का रूप दे दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन अंदर ही अंदर डर और बेचैनी मेरे भीतर घर करने लगी थी। अगले दिन सुबह जब हम होटल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, सौरभ ने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं पहले जाकर लोकेशन देख लेता हूँ, फिर तुम्हें लेकर चलूंगा। मैं तैयार होकर कमरे में ही बैठी रही और उसका इंतजार करने लगी। जल्दबाजी में वो अपना मोबाइल भी मेरे पास भूल गया था। घंटे बीतते गए, दोपहर कब शाम में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं होटल के कमरे में अकेली, एक अनजान शहर में, और सौरभ का कोई अता पता नहीं था। मेरा दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा था। पहले तो मन किया कि पिताजी को फोन कर दूं, सब कुछ बता दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो इतनी दूर है, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। शायद सौरभ सच में कहीं अटक गया हो। मैं खुद ही होटल स्टाफ से पूछताछ करने चली गई, लेकिन किसी को सौरभ के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहां बैठे एक शख्स ने मुझे रोककर कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। दिमाग सुन्न पड़ गया था, मैं सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उस आदमी ने जब बताया कि होटल से थोड़ी ही दूरी पर एक बाजार में जोरदार धमाका हुआ है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। धमाके में 4 लोगों की जान जा चुकी थी और हालात बेहद डरावने थे। लेकिन मेरे दिल में ये यकीन था कि सौरभ उस तरफ नहीं गए होंगे। उन्होंने तो बस किसी घूमने की जगह की जानकारी लेने की बात कही थी, न कि बाजार जाने की। फिर भी बेचैनी ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैंने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें खोली और उन तस्वीरों को लोगों को दिखाकर सौरभ के बारे में पूछना शुरू किया। मेरी आंखों में उम्मीद और दिल में दहशत थी। तभी एक आदमी ने कहा, हाँ, मैंने इन्हें देखा है, ये उसी बाजार की तरफ जा रहे थे। सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैं बेतहाशा दौड़ पड़ी बाजार की ओर। वहां तक पहुंचने पर पता चला कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पुलिस और सुरक्षाकर्मी जगह जगह तैनात थे। मैं रोती बिलखती पुलिस वालों के पास गई और सौरभ की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछताछ करने लगी। कुछ देर बाद एक अधिकारी मेरे पास आया।
उसने हाथ में एक पहचान पत्र थाम रखा था। बोला, हमें ये कार्ड धमाके की जगह से मिला है, हो सकता है ये किसी पीड़ित का हो। मैंने कांपते हाथों से पहचान पत्र लिया और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी सांस रुक सी गई। कार्ड पर सौरभ की तस्वीर थी। मैं कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई, फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर चकराया और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। धीरे धीरे होश आया तो पता चला कि काफी समय बीत चुका था। पुलिस ने मेरे घरवालों को खबर कर दी थी और वे मुझे लेने आ चुके थे। मैं अपनी माँ के सहारे टूटी हुई, सुबकती हुई अपने मायके लौट आई। जिस समाज ने कभी मेरी खूबसूरती, मेरी किस्मत की मिसालें दी थीं, अब वही लोग मुझे मनहूस कहने लगे थे। जैसे मेरी मौजूदगी ही सौरभ की मौत की वजह बन गई हो। ससुराल के कई रिश्तेदारों ने तो जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते थे, अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और लड़का चल बसा। कुछ तो सहानुभूति के नाम पर मेरे जले पर नमक छिड़कते रहे, मीठे शब्दों में छिपी तीखी बातें जो मेरी आत्मा को भी चीर जाती थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, अंदर से खाली, बेजान। मेरा मन करता था कि मैं हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहूं, न किसी से मिलना, न किसी से कुछ कहना, जैसे मैं दुनिया से कट चुकी थी। दिन रात मेरी आंखें बस सौरभ की तस्वीर को तकती रहती। कई महीने मैंने ऐसे ही मायके में गुजारे। उस अंधेरे दौर में एकमात्र इंसान जो बिना किसी शिकायत, बिना किसी आरोप के मुझसे मिलने आता था, वो थी मेरी सास। वो एक बेहद समझदार और संवेदनशील औरत थी। उन्होंने कभी मुझे दोष नहीं दिया। जवान बेटे के जाने का गम उन्हें अंदर से तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी जब भी मुझसे मिलती, मुझे ढाढ़स देती। कहती, तू मेरी बहू थी, है और हमेशा रहेगी। उनके शब्दों में जो अपनापन था, वो मेरे लिए मरहम की तरह था। दुनिया की बातों ने मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां हर दिशा धुंधली लग रही थी। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, न किसी को दोष दिया। मुझे पता था कि जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा, और जो पीछे रह गया है उसे ही समाज के तानों और वक्त के थपेड़ों का सामना करना होता है। हर मिलने वाला बस सौरभ की मौत की चर्चा लेकर आता, जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ उसी एक घटना तक सीमित हो गई हो। कोई मेरी हालत समझने की कोशिश नहीं करता, सब बस अतीत को कुरेदते रहते। सौरभ को गुजरे हुए 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन मेरे लिए हर दिन एक लंबी ठंडी रात की तरह था, बेरंग और भारी। इन्हीं दिनों एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने आई। हमेशा की तरह उन्होंने मुझे स्नेह से देखा, हालचाल पूछा और फिर बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो संजय की शादी के बारे में सोच रही हैं। संजय मेरा देवर, उनका अब इकलौता सहारा। उनकी आवाज में थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ी चिंता भी। मैं ये सुनकर खुश हुई कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा, उसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा, मैं चाहती हूँ कि संजय की शादी तुमसे हो। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो। मैं उन्हें देखती रह गई। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हर कोई मुझे सौरभ की मौत के लिए दोषी ठहरा रहा था, और अब वही लोग चाहते थे कि मैं उनके दूसरे बेटे संजय से शादी करूं। मेरी सास, जो हमेशा मुझे बेटी की तरह मानती आई थी, अब उसी घर में मुझे अपने बेटे की पत्नी बनाने की बात कर रही थी। संजय, जो मुझे पहले भाभी कहकर बुलाता था और हमेशा मेरे आसपास रहता था, अब उसी से मेरी शादी की पेशकश थी। ये सब मेरे लिए असंभव सा लग रहा था। मैंने बिना कोई देर किए साफ साफ मना कर दिया। किसी भी हालत में मैं दोबारा उसी घर में दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। सौरभ की यादें और वो सारी बातें जो अब मेरे मन पर छाई हुई थी, मुझे इस रिश्ते को स्वीकार करने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही बात सामने आई। मेरी सास ने फिर से संजय से मेरी शादी की पेशकश की। इस बार मेरे पिताजी ने उसे गंभीरता से लिया। उन्होंने मुझसे बात की और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह बर्बाद हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी को फिर से संजीवनी मिलनी चाहिए। मेरे पिताजी जानते थे कि मैं मानसिक रूप से बहुत टूट चुकी थी। उनका दिल नहीं चाहता था कि मैं एक और संघर्ष में फंस जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे समझाया कि संजय से शादी करने का प्रस्ताव एक नया मौका हो सकता है। वो अक्सर कहा करते थे, सौरभ की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। उस पर जो कुछ हुआ वह ऊपर वाले की मर्जी थी और हमें आगे बढ़ना चाहिए। संजय से रिश्ते की बात सुनकर मेरी सास के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, और उनके चेहरे पर यह खुशी देखकर मैंने मजबूरन इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। मैंने महसूस किया कि शायद ये कदम मेरे जीवन के नए मोड़ की शुरुआत हो सकता है। कुछ दिन बाद
मेरी सास बारात लेकर हमारे घर आ गई और एक बार फिर से मुझे संजय की पत्नी बनकर उसके घर जाना पड़ा, जहां पहले मैं सौरभ की पत्नी बनकर आई थी। यह नहीं था कि सौरभ से मुझे कोई गहरा प्यार हो गया था, लेकिन शादी में ऐसा कुछ तो होता है जो हमें अपने जीवन साथी से जोड़ता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरे दिल में कई उलझनें थीं, फिर भी इस नए रिश्ते ने मुझे कुछ नई उम्मीदें दी। शादी की रात जब संजय मेरे पास कमरे में आया तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े स्नेह से बोला, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो पहले तुम्हारे हिस्से में नहीं आई। तुम्हारी जिंदगी अब वह सब कुछ पाएगी जो तुमने कभी चाहा था। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं और फिर मुझे लगा कि शायद सचमुच कुछ नया शुरू होने वाला है। हालांकि संजय और मेरे बीच कुछ समय और दूरी रहेगी, लेकिन उसके शब्दों में एक नई उम्मीद की झलक थी जो मेरे टूटे हुए दिल के लिए एक ताजगी का एहसास लेकर आई थी। संजय ने मुझे अपनी मोहब्बत में इस कदर डुबो दिया कि सौरभ से जुड़ी सारी यादें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। वो हमेशा मेरे पास रहता, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। जब भी कोई मेरे खिलाफ कुछ कहता, संजय मेरे साथ खड़ा होकर मुझे बचाता। उसकी बातें, उसकी देखभाल और उसके तरीकों में वह सारी बातें थीं जो मैं सौरभ में ढूंढती थी। संजय की नज़ाकत और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे यह महसूस ही नहीं हुआ कि कब मैंने सौरभ को भूलकर संजय को अपने दिल में जगह दे दी थी। हम दोनों साथ में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसे मैं कभी नहीं चाहती थी। शायद किस्मत को मेरा एक और इम्तिहान लेना बाकी था। मुझे संजय के साथ हर पल खुशी तो महसूस हो रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी दुनिया बदल गई। संजय के साथ अब मेरे जीवन में एक और जिम्मेदारी आ गई थी। पिताजी के बाद अब संजय ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और उसकी मां बीमार रहने लगी थी। अब संजय के कंधों पर भी घर के हर काम का बोझ आ गया था और यह बोझ धीरे धीरे मेरे कंधों पर भी आ गया। हमें ये भी समझ में आने लगा था कि रिश्ते सिर्फ प्यार और आदर से ही नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों से भी बंधे होते हैं जिन्हें हमें हर हाल में निभाना होता है। उसी शाम की बात है, माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं आंगन में ही थी, आवाज साफ सुनाई दी। मैंने झटपट हाथ झाड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे कदम वहीं थम गए। सामने सौरभ खड़ा था। जी हाँ, मेरा पहला पति जिंदा है। कुछ देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सपना है या हकीकत। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अभी छाती से बाहर निकल आएगा। चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। सौरभ को देखकर जितनी हैरत मुझे हुई, उतनी ही हैरानी से संजय भी सन रह गया। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। शब्द निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। मैं खुद को संभालते हुए धीरे से साइड हो गई और सौरभ को भीतर आने का इशारा किया। वो चुपचाप आंगन में आकर एक चारपाई पर बैठ गया। इतने में संजय की नजरें मुझ पर पड़ीं और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे पास उस वक्त दुपट्टा तक नहीं था। मैं झेपते हुए दौड़कर कमरे में गई और दुपट्टा ओढ़कर वापस आई। सौरभ मुझे उस तरह देख रहा था जैसे मैं उसके लिए अब भी वही हूँ, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। उसकी नजरें मुझे ऊपर से नीचे तक टटोल रही थीं। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और सौरभ के सामने जाकर बैठ गई। मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन जुबान जैसे तालों में बंद हो गई थी। न समझ आ रहा था क्या पूछूं, न ये कि क्या बताऊं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। इतने में घर का दरवाजा खुला और संजय अंदर आया। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, वो ठिठक गया। अपने बड़े भाई को जिंदा सामने देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी का अजीब सा मिलाजुला भाव था। वो तेजी से आगे बढ़ा और सौरभ को गले से लगा लिया। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन मेरी तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। मैं चुपचाप वहीं खड़ी थी, एक पत्थर की मूर्ति जैसी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और रूह तक सिहर उठी थी। मुझे लगने लगा जैसे मेरी सारी दुनिया फिर से उलटने वाली है। भविष्य एक बार फिर धुंधला लगने लगा था, जैसे कोई तूफान फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। अब सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो क्यों गया, कहाँ रहा, क्या हुआ, इन सब का जवाब अब मायने नहीं रखता था। सच ये था कि अब मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की पत्नी नहीं बन सकती थी। और सच ये भी था कि अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह थी, संजय, जिसने मेरी टूटी हुई दुनिया को फिर से संजोया था, जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा अब सिर्फ उसी के लिए थी।